नमस्ते। ठीक है, तो फिर मूल्यांकन शुरू करते हैं। आप में से जिनका भी पहला परिचय शिविर था, जी दीदी, जी, तो आपसे शुरू कर लें दीदी। जी जी जी, जैसा आपको ठीक है। क्या हुआ? नहीं। नमस्ते सबको। अब मैं नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं, यही यही ठीक है ना? अरे नहीं, वहाँ वहाँ बैठ के अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, मैं चलो। नमस्ते सबको। मैं संतोषी वर्मा हूँ, बेमेतरा जिले से आई हूँ। ये मेरा पहला परिचय शिविर है और मैं खुद ही आई हूँ, मतलब किसी ने मुझे बताया नहीं। यूट्यूब से मैंने सर्च किया, इसका नाम मैंने बहुत पहले सुना हुआ था। 2008-9 में मैंने नाम सुना हुआ था जीवन विद्या का, पर मुझे ये लगा था कि अच्छी बात तो है, पर मुझे कभी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं हुई। अभी कुछ महीने पहले से ही, इवन जनवरी से ही मैं कुछ परेशान थी अपने संबंधों को लेकर। तो फिर अ, मेरे जो अपने भाई-बहन से या परिवार के अन्य लोगों से संबंध है, उससे मैं संतुष्ट नहीं थी। तो फिर लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ गाँव में कि भाई-भाई में बँटवारा हो जाता है, फिर वो पड़ोसी भी नहीं रहते। मतलब पड़ोसी से आपका अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन भाई से वो संबंध नहीं रहता है। तो वो मैंने देखा था, अपने घर में भी देखा था, मामा के घर में भी देखा था, बुआ के घर में भी देखा था, सब जगह देखा था। तो मैंने मान लिया था कि भाई-भाई ऐसे ही होते हैं। इवन हमारे जांजगीर जिले में तो ये कहावत है, बाँटे भाई पड़ोसी। मतलब भाई आपका बँट गया, मतलब आपका पड़ोसी हो गया। तो नाम से तो पड़ोसी था, पर सच्चाई में वो पड़ोसी भी नहीं रहता था। तो जब मेरा एक बेटा था, तो मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे बेटे का कोई भाई नहीं है, उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा। मेरे जाने के बाद वो बढ़िया सुखी रहेगा, अकेला रहेगा। अब मेरी बेटी आ गई। अब मुझे ये 3-4 महीने से लगा कि मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का संबंध अच्छा रहे। तो जैसे मैं देख के समाज को, परिवार को देख के मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। तो जीवन विद्या मैंने नाम सुना हुआ है, उसमें से एक बात मैंने वो 2008-9 में ही अपना ली थी कि जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो उसे नहीं खरीदना चाहिए, और मैं उसको अभी भी अपनाती हूँ। मेरे पास 4-5 जोड़ी ही कपड़े हैं स्कूल जाने के लिए। अभी भी आप देखेंगे मेरे घर में बहुत कम सामान है। तो मैंने एक बात उतने दिन से अपनाई थी, अब संबंध के बारे में एकदम परेशान हो गई। मैं इनसे शेयर भी करती थी, ये तो बहुत कूल है, निरंतर सुख देने वाले हैं, पर मैं ही परेशान रहती थी। तो मैंने वीडियो देखा, जीवन विद्या मैंने जब सर्च किया यूट्यूब में, तो उसमें सोम भैया का बहुत सारा वीडियो था, तो वो मैंने देखा। तो उसमें बहुत वीडियो देखा, उसमें ये कहा कि अपने सुख दुख का कारण आपके भाव विचार हैं, तो उसको भी मैंने जांचा। उसी बात से इनको कोई असर नहीं पड़ता था और मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी कि फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया। तो मैंने तो शिविर में आने से पहले ही आईना देख लिया था कि कमी तो मुझ में ही है। जब इस बात से इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है, गाना गाते रहते थे, इनको कोई असर नहीं पड़ता था और मुझे बहुत टेंशन तनाव होता था। तो फिर आ, मैं शिविर में आना ही चाहती थी कि यहाँ कैसे लोग आते हैं, क्या एक शिविर के बाद उनका विचार बदल जाता है, उनका सब कुछ सुखी हो जाता है, वो लोग कैसे रहते हैं। उसमें मैंने गोष्ठी के बारे में भी सुना था।
तो गोष्ठी तो ऑनलाइन नहीं हो सकती, गोष्ठी ऑफलाइन ही होगी, तो उसके बारे में भी मेरी उत्सुकता थी। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही अनीता शाह दीदी का नंबर निकाला, उनसे बात किया, तो फिर उन्होंने अवनीश भैया का नंबर दिया था, फिर मुझे व्हाट्सएप से जोड़ दिया। तो फिर इस शिविर के बारे में और सोम भैया का शिविर भी जो गुजरात में चल रहा है, हमारी योजना वहाँ भी जाने की थी, पर यहाँ आ गए तो अभी वहाँ जाने की योजना नहीं है। अभी ये भविष्य की योजना तो ये तीनों शिविर करने की है मेरी। क्या है और परिवार, मैं सच कहूँ तो परिवार हम चारों को ही समझती थी। हम चारों सुखी हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। मेरे पड़ोस में भी क्या हो रहा है, समाज में भी क्या हो रहा है, उनके बच्चे तो हैं, उनको होने दो, हमारा क्या। पर सोम भैया का ही बात मुझे क्लिक किया कि समाज हमारा आंगन है। मेरा बेटा का जीवन तो ऐसे नहीं चलेगा, हम चारों में नहीं चलेगा, उसको तो समाज में जाना ही है, उसको उसी के साथ रहना है। मेरी बेटी का भी जीवन चारों में नहीं चलेगा, उसको भी समाज में जाना ही है। तो इन सब बातों से मैं प्रभावित हुई स्वयं ही, और फिर इस शिविर में आई हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा यहाँ तो बहुत खतरनाक रास्ता बता रहे हैं सुखी होने का। तो उसने कहा कि मम्मी आप पहले से कठिन बोलोगे तो आपका दिमाग का जो न्यूरॉन है वो बोलेगा कि ये कठिन है, और उसको कठिन मान लेगा। तो वो भी मेरे को लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, कि मैं पहले से ही रास्ता कठिन है बोलूंगी तो मेरा दिमाग बोलेगा कि ये कठिन है। तो अब यहाँ आने के बाद सबसे, जैसे कल डॉली दीदी से भी बात की, इतनी सरलता से यहाँ सब लोग इतने सरल हैं, इतने विनम्र हैं, मैं मतलब कल्पना नहीं की थी कि लोग ऐसे भी होते हैं। और एक मन में छोटी आने का भी मेरा बहुत इच्छा था जब से मैंने देखा था वीडियो। तो ये विश्वास तो आया है मुझे कि सब लोग जब इतना ऐसे हो सकते हैं तो मुझ में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है, ये आशा तो बंधी है। और मैंने बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया कि आपका कौन सा शिविर है, आपको मतलब व्यवहार में आ जाता है क्या जो यहाँ बताते हैं, कैसा लगता है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, आपको आवेश आता है कि नहीं आता है। तो सभी लोगों ने ये कहा परिवर्तन नहीं आता है। रविकांत भैया ने भी कहा कि अभी भी। तो मैं भी यहाँ से जाने के बाद अभ्यास के देखूंगी। अभी तो यहाँ सब अच्छा ही लग रहा है, सब पॉजिटिव लोग हैं, तो लग रहा है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ। पर असली परीक्षा तो यहाँ से जाने के बाद ही शुरू होगी। देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं उसमें। ये मेरे 3 मूल्यांकन करना है, देखेंगे कि, क्योंकि ये लोग तो ठीक ही है, मुझसे बहुत ठीक है, मुझे ज़्यादा शिविर की, ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। इन लोग को उतनी, इन लोग पहले से ही कूल है। शायद मेरी नेगेटिविटी में इन लोग भी कभी आवेश में आ जाते हैं, पर इन लोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। और वही कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार हैं, ये बात यहाँ आईना दिखाया गया। और एक तरह से मुझे मानसिक गुलामी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं अपने मर्जी से सब करती हूँ, जो खाती हूँ, जो पहनती हूँ, पैसे खर्च करती हूँ, स्वतंत्रता लगता था। पर यहाँ आके जो आईना दिखाया गया उससे तो एकदम मानसिक गुलामी फील हो रही है, और ये बहुत मुझे परेशान कर रही है कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ कह रहा है तो मैं दुखी हो जा रही हूँ, कोई व्यक्ति मुझे अच्छा कह रहा है तो मैं सुखी हो जा रही हूँ। मतलब मेरे जो भाव विचार हैं वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। ये बात मुझे यहाँ आने के बाद पता चली। और प्रकृति का तो दोहन हम कर ही रहे हैं, प्रकृति से हम ले ही रहे हैं, दे नहीं रहे हैं कुछ, जबकि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले भी शिविर से आने से पहले भी मुझे प्रकृति के प्रति कृतज्ञता तो थी कि हम जीवन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ प्रकृति से ले ही रहे हैं, प्रकृति को कुछ वापस नहीं कर रहे हैं। ये तो मेरे मन में था ही कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। इन 250 साल में ही प्रकृति को पूरा हमने बर्बाद करके रख दिया है। औद्योगिकरण हुए इतने ही साल हुए हैं, औद्योगिकरण जब से आया तब से, और हम वो भौतिकता के पीछे ज्यादा जा रहे हैं।
तो यहाँ से जाने के बाद मैं मेरे कुछ खेत हैं तो मैं ये सोची हूँ कि उसमें एक ही बार फसल लूँ। पहले भी बात ये मैं बोलती थी कि हमको उसको सूखने का मौका देना चाहिए, उर्वर का मौका देना चाहिए। परिवार बता दें। समाज के बारे में तो मैंने कल ही जब भैया ने यहाँ पे लिखा तब मैंने सोचा कि समाज में तो मेरा योगदान 0 है। मैंने कुछ किया ही नहीं है समाज के लिए। बहुत संकुचित मेरा दायरा रहा है। ये मुझे कल ही ये पता चला कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और कल मैंने देखा एक बच्ची जो सिया है, वो अपने टीचर से एकदम उनके गोदी में बैठ रही थी, एकदम उनको मतलब पता नहीं चल रहा था कि वो उनके टीचर है। जैसे मेरी बेटी बैठती है और मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे मुझसे इतना डरते हैं। तो कल मैंने देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब मुझे वो नाम सार्थक लगा, अभिभावक विद्यालय। जैसे हमारी बेटी जैसे आ रही है, गोदी में बैठ रही है, वैसे वो बच्ची अपने टीचर, मैं अपने हस्बैंड को ही बताई कि बच्ची को ये लोग पढ़ाते हैं और देखो कैसे उनके गोद में बैठ रही है। तो मैंने कहा ना कि ये बहुत अपने बेटे को यही कहा था कि यहाँ तो बहुत खतरनाक है। तो ऐसा व्यवहार अपने बच्चों से कर पाना मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि कुमार भैया जो है उन्होंने भी मुझे प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि मैं अपने स्कूल के बच्चों के प्रति मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, उनको डांटता ही नहीं हूं मैं। तो मैं भी ये कोशिश करूंगी कि समाज, जो बच्चे हैं वो तो समाज में ही जा रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के जरिए चाहूंगी कि बदलाव हो समाज में। अस्तित्व के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि क्या है अस्तित्व। कभी मेरे मन में विचार ही नहीं आया था कि अस्तित्व क्या है। और अभी भी मुझ में कुछ गैप है यहाँ पर, मैं उसको अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ। और भविष्य की योजना तो अब शिविर, लगातार शिविर करने की है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है। आप सबको नमस्ते। मैं अनिल वर्मा। चूँकि मुझे यहाँ लाने का श्रेय इन्हीं का है। ये जो है यूट्यूब में देखती रहती थी सोम भैया को, कभी इनके साथ किचन में काम करते हुए, कभी घर में बात करते हुए, कभी हॉल में बैठे हुए मैं इनको सुनते हुए देखता था। कोई कोई सूत्र भैया बोलते थे तो मैं बोलता था कि ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, पर उस सूत्रों पर मैं थोड़ा बहुत इनसे चर्चा करता था, बस यहीं तक था। परंतु इनकी एक तीव्र इच्छा थी यहाँ आने की। तो कुछ बीच में हमारे बड़े ससुर का भी मतलब थोड़ा तबीयत खराब हुआ था, तो मैं बोला था कि यहाँ नहीं जाएंगे तो आपको मैं गुजरात लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा ज़रूर। तो फिर इनके साथ मुझे यहाँ आना हुआ और यह एक अलग दुनिया है। हम जिस इस कैंपस के अंदर हैं, ये एक अलग दुनिया है, कैंपस के बाहर की दुनिया अलग है। ये दुनिया जो है हमको खुद से, परिवार से, समाज से और पूरे अस्तित्व से, प्रकृति से जोड़ती है। और इसके बाहर की जो दुनिया है वो सबसे कुछ ना कुछ छीनना चाहती है। तो ये अलग संसार है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैंने खुद को भी जाना। मैं ये महसूस तो करता था कि मैं और ये मेरा शरीर अलग अलग तत्व हैं, इतना मुझे तो क्लियर था। परंतु मैं क्या हूँ और ये मेरा शरीर क्या है, इसको अच्छे तरीके से जो है यहाँ मुझे पता चला। जहाँ तक बात है परिवार के लिए, तो परिवार से भी मेरे संबंध अच्छे हैं, भाइयों से संबंध अच्छे हैं। परिवार में कहीं भी कुछ ऐसे इशू आते हैं तो सबसे पहले मुझे याद किया जाता है कि कुछ ना कुछ ये कुछ करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो परिवार में मेरी उपस्थिति ठीक है, भाइयों में सब जगह। पिताजी, हम 3 भाई बहन हैं, तो हमारी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति परिवार के साथ ठीक है। परंतु यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। मुझे जो देना चाहिए परिवार को वो मैं दे पाता हूँ, पर्याप्त नहीं है। मुझ में अभी बहुत सारे संभावनाएं हैं कार्य करने की
और अपने जो रिश्ते हैं उनको जोड़ने की, उनमें जो थोड़े थोड़े गैप बन रहे हैं उसको भी मैं यहाँ आने के बाद उस गैप को देख सकता हूँ कि वो रिश्तों में थोड़े थोड़े गैप्स हैं, तो उनको यहाँ और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। समाज से मैं भी जुड़ा नहीं हूँ। मेरा समाज, हम 3-4 भाई, कुछ मित्र और मेरा परिवार, बस इतना ही मेरा समाज था। परंतु समाज का दायरा जो मेरा पूरा, जहाँ मेरे बच्चे खेलते हैं, जिन घरों में बच्चे खेलते हैं, वो पूरे के पूरे मेरे समाज के दायरे में आते हैं। यहाँ तक कि ये पूरा एक बृहद दायरा यहाँ हमको दिया जाता है और हमारे जो चिंतन करने की, सोचने का जो दायरा है यहाँ बढ़ा है। होता क्या है, एक बच्चे का दायरा जो है धीरे 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 बच्चे का दायरा बड़ा होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा दायरा छोटे होता जाता है। तो ये जो है हमारे दायरे को बढ़ाने का काम यहाँ हो रहा है, हमको एक विस्तार दिया जा रहा है हमारी सोच का। तो निश्चित ही समाज में जो है हमारा कोशिश करेंगे कि हमारा जो जो हिस्सा है वो बढ़े और हम लोगों से बेहतर तरीके से संवाद कर पाएँ, जुड़ पाएँ। और प्रकृति को तो मैं महत्व देता था, परंतु जैसे कि इनका कहना था कि मैं खेतों को ज़्यादा उपयोग कर रहा था, ये बात सच है। और अनावश्यक मैं उनमें खाद डाल डाल करके उससे ज़्यादा उपज लेने की जो मेरी प्रवृत्ति थी, एक तरह से दोहन कर रहा था प्रकृति का। तो वहाँ सुधार की आवश्यकता है और हम कोशिश करेंगे कि उसका बेहतर उपयोग करें ताकि हमारी आने वाले पीढ़ियाँ भी उसको सही तरीके से उसके उपयोग कर पाएँ। और चूँकि हमारा अस्तित्व इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो जब हम इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे तो हम अपने आप से भी जुड़ पाएंगे। भविष्य की योजना, अभी लगातार बैक टू बैक तो हम तीनों शिविर करने वाले हैं। हमारे पचमढ़ी जाने का जो प्लान था 5 मई से, उसको जाने के बाद मैं टिकट को कैंसिल करवाऊंगा और 3 तारीख को मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद देखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोग। दीदी आप लोग आएंगे अभी? पहला शिविर है ना? अच्छा, आपका दूसरा शिविर हो चुका है। आपके साथ दीदी आप आना चाहेंगे? आप दोनों आ जाइए। नमस्ते सबको। मेरा नाम दीप्ति साहू है, मैं कांकेर ज़िले से आई हूँ। मेरा ये पहला शिविर है। मुझे इसके बारे में जानकारी मेरे मामा जी से मिली। मुझे इसकी जानकारी बहुत पहले से ही थी। मैंने कांकेर में एक दिवसीय सोम भैया जी का अटेंड किया था, तो मुझे 50% चीज़ें समझ आई, 50% तो नहीं आई। उसके बाद मैं सोची कि मुझे थोड़ा और जानना चाहिए, तो मामा जी ने कहा कि अगर जानना चाहती हो तो चलो, अगर पढ़ाई नहीं चल रहा है बोल के। फिर भी मैं थोड़ा जानने के लिए इच्छुक थी, इसीलिए थोड़ा आ गई। तो 2 दिन तो मुझे थोड़ा बोर लगा, समझ आ गया कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। तुम कुछ मत करना, सिर्फ सुनना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रह के। तो फिर मैंने सुना, फिर थोड़ा अच्छे से समझने लगी हर चीज़ को। और प्रबोधक भैया जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बोरिंग नहीं किया और थोड़ा सरल भाषा में हमको समझाए और हर एक मीनिंग का एग्जाम्पल के साथ हमको समझाए। और मानव को कैसे रहना है, कैसे जीना है, इन सब के बारे में अच्छे से हमको जानकारी दी। और भौतिक सुविधाओं के पीछे हमको नहीं जाना चाहिए। मैं जैसे कि मैं कुछ चीज़ को देखती थी तो मैं जिद करती थी कि मुझे वो चाहिए, तो मेरे पापा मुझे समझाते थे, लेकिन फिर भी मैं जिद करती थी। फिर समझ आती थी, वो भी दिला ही देते थे। तो इन सब चीज़ों को मुझे सुधार करना है। परिवार के बारे में बताए
जो परिवार के बारे में बताए वो बहुत अच्छा था। मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि मुझे परिवार में कैसे रहना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो मैंने अपने परिवार में अपने मम्मी-पापा को हर्ट किया है, तो मुझे उसको सुधारना है। अब लग रहा है थोड़ा कि मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, कुछ चीज़ें मुझे समझनी चाहिए थी। थैंक यू। मेरा नाम खुशबू साहू है और मैं कांकेर से आई हूँ अपने चाचा जी के साथ। चाचा, चाची और भी हैं बहन, उनके साथ आई हूँ। मैं तो 2 दिन के लिए ही आई थी यहाँ पे, लेकिन ना एक मतलब जैसे ही मैं सुनी ना, उसी दिन लग गया कि सुनना चाहिए और करके फिर 1 हफ्ते रुकने का विचार बना ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वयं के बारे में जानने का मौका मिला कि स्वयं में मतलब हम अपना शरीर मान के ही अभी तक जी रहे थे और सुख-सुविधाओं को ही प्राथमिकता दे रहे थे। लेकिन उससे मतलब लेकिन उससे हमें क्षणिक सुख ही मिल रहा था, निरंतर सुख नहीं मिल रहा था और वो निरंतर सुख संबंधों में सुधार से होगा। हमें अपने विचारों में निर्विरोधता रखना है। पहले तो मतलब झगड़ा-वगड़ा होता था तो चुप हो जाती थी बाहर से, लेकिन अंदर विरोध चलते ही रहता था और अंदर ही अंदर ना दुखी होते रहती थी। तो अब लग रहा है कि अगर विरोधता का भाव आ जाए ना अंदर में, तो हम दुखी नहीं होंगे उस चीज़ को लेके। तो वही है। और परिवार में जीना मतलब ऐसे जी रहे थे, मूल्यों को नहीं समझ रहे थे। मतलब तो मूल्यों को जीना है परिवार में और फिर समाज मतलब सम्मान और सम्मान आ जाए, मतलब सम्मान के साथ रहें, तो हम अभय पूर्वक महसूस करके रह सकते हैं। फिर प्रकृति में मतलब हमारा मतलब उपभोग की एक सीमा तय करके, समझपूर्वक उपभोग की एक सीमा तय करके मतलब उसका जीना है और उसका शोषण नहीं करना है। बस हो गया। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम घनेंद्र कुमार साहू है और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपने मामा जी के द्वारा इस शिविर के बारे में पता चला कि जीवन विद्या क्या है और यहाँ आकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा और जो चीज़ मुझे मालूम नहीं था वो चीज़ के बारे में आज मुझे यहाँ जो सीख मिली है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज तो यहाँ संबंधों में जीना कैसा है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता चला है कि और हमारा जो हम अपने सिर्फ शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम दौड़ते रहे और हमें जो जीवन में जो चाहिए मान सम्मान सुख शांति यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आवश्यकताओं के पीछे ही भटकते जा रहे हैं। हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं उसको छोड़कर हम अपनी जो जरूरत की चीजें हैं और आगे हम उसको वो करते हैं। और हमारे भाव और विचार जो जब तक हमारे भाव में पूर्णता नहीं आएगी और विचार में समाधान नहीं होगा तब तक हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। और प्रकृति के बारे में भी बताया गया, जिस प्रकार हम लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और उसके बारे में भी बताया गया। बस इतना ही समझ आया। मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं भविष्य में ना और आना चाहती हूँ इस शिविर में और भी मतलब जानने की जिज्ञासा है। तो
और ये लगता है मुझे कि अगर मतलब एक परिवार में ही ये चीज़ें समझ में मतलब सबको आ जाए और इसी के साथ जीने लगे ना, तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनको ऐसे बताना नहीं पड़ेगा, वो हमारे संस्कार में ही आ जाएगा। थैंक यू। नमस्ते आप सभी को। यहाँ तो आके मेरे को पता चला कि यहाँ मेरे को बहुत पहले से आ जाना चाहिए था। आज बहुत कुछ चेंज हो जा रहा था, लाइफ बहुत अच्छे से सेट हो जा रहा था। मामा जी बहुत सालों से फोर्स कर रहे थे, पर मैं इस टाइम आया तो चलो मामा जी इतना बोल रहे हैं बहुत टाइम से, तो मैं फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, आके टाइम पास कर लेता हूँ, इस टाइप का मैं सोच के आया था। पर मैं फर्स्ट टाइम सेकंड सेशन में आया तो मेरे को कुछ ही घंटों में बहुत अच्छा लगने लगा। नहीं तो मैं ये सोचा था कि 1-2 दिन में चला जाऊंगा, पर मेरे को फर्स्ट ही सेशन में मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से समाज का वो मतलब परिवार में कैसे वो कहना है, मेरे को बहुत चीज़ अच्छे से समझ आया। एक्सप्लेन भले नहीं कर पाता, पर बहुत ज़रूरी था यहाँ आना। और आगे मैं कंटिन्यू इसको और करना ही चाहूँगा ही, जो हमारे फैमिली के बीच में अभाव के या लैंग्वेज इस नाम से अब ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। और प्रकृति इसका तो शुरू से वो कहता हूँ, बाकी जो भी चीज़ है और अपना खुद का कमियां दिखा बहुत कि कैसे हो सकता था, अब कैसे हुआ, बस बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रभा साहू। मैं धमतरी से हूँ। मेरे पति देव हैं। जानकारी तो मुझे 1 साल से पता चल गई थी। मेरी मामी सास जो है कॉल में एक बार बताए हुए थे कि भांजी एक जगह है, हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारी मतलब बातें बताते हैं कि अपने जीवन से रिलेटेड। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना तो ऐसा लगा अरे यार बहुत बड़ी-बड़ी बातें बताएँगे, क्या मेरे दिमाग में घुसेगा कि नहीं? वो तो सब अपने ऊपर है ना, बदलाव लाना, नहीं लाना। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें अपने ऊपर है और कुछ-कुछ चीज़ें मतलब हम अंधविश्वास में रहते हैं कि नहीं ऐसा होना था तो ऐसा हो सकता था करके। तो मेरे को यहाँ आने से पहले मैं एक अंधविश्वास में जी रही थी। देखा जाए तो मेरा ना एक यहाँ अंधविश्वास बोला जाए, अहंकार बोला जाए, वो टूटा, एक भ्रम टूटा कि अभी तक हम भ्रमित मतलब वो में जी रहे थे। ऐसा लगता था ना कि कोई सामने वाले के साथ हमारी बहस हो गई, तो हम सोचते थे कि नहीं, उसको नहीं करना था तो मैं नहीं करती ना, उसको ऐसा रहना चाहिए ना, तो मैं भी ऐसा रहूँगी ना। तो वही हमारे मन में विरोध की भावना बढ़ते जा रही है और हमारे मन में मनमुटाव हो रहा है। लेकिन यहाँ ये बोला जा रहा है कि पहले अपने में समझदारी लाना है, अपने में योग्यता लाना है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए भैया जी ने, लेकिन मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स अपने आप अंदर में समझ के देखा कि मैं कहीं बैठी हूँ और कोई आके मेरे को झापड़ मार दिया, ठीक है? तो मैं उस जगह में अगर मैं बोलूँगी कि तुमने क्यों मारा मुझे, मैं तुम्हारे लिए कंप्लेन कर दूँगी, तुम ऐसा है वैसे, तो बात वहीं बढ़ गया और मैंने उस चीज़ को चिल कर लिया कि ठीक है ना, तुमने मार दिया तो मार दिया, कोई बात नहीं, है ना? हो जाएगा 2 दिन में ठीक, तो बात वही वो हो गया, तो मेरे मन से मतलब द्वेष हट गया ना। तो वही है कि मतलब अपने आप को सुधार के चलना है कि हम कैसे रहें, हम सुधरेंगे तो सब सुधर जाएगा। उनको कभी ना कभी रियलाइज़ होगा कि हाँ, नहीं मारना था, या फिर ये रहेगा कि उनके मन में प्यार आ जाएगा, हाँ, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, तब भी उसने कुछ नहीं किया। तो यही है कि अपने अंदर सुधार लाना है। हालाँकि थोड़ा-सा टफ़ है बोलना, बोलने और करने में बहुत फ़र्क है ना? लेकिन सुधरेगा, अभी तो हमने बस चखा है, उसको ग्रहण करना पूरा बाकी है ना? जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, वैसे-वैसे चढ़ेंगे। तो अचानक से तो बदलाव नहीं होगा, कोई चमत्कार तो नहीं है, देखा जाए तो, कि हम दवाई खाएँ और आधे घंटे में हमारा सिर दर्द ठीक हो गया। धीरे-धीरे सुधार आएगा और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर सुधार आए, है ना? परिवार की बात करें तो परिवार में भी हम देखते हैं, जैसे हम बहू बन के आते हैं, तो किसी के मन में तो कुछ ऐसा नहीं रहता, सबके मन में रहता है कि मैं अच्छे बहू बन के जाऊँगी, मेरी बहू अच्छी आएगी, है ना? मेरी ननद अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ होता होगा हमारे मन में, है ना?
कि हमारे मतलब मनमुटाव होता होगा। हम बोलते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अच्छी नहीं है, उनको लग रहा होगा कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को सोचना है, आगे बढ़ना है ना? हम छोटे हैं, झुकने से कुछ नहीं होता है, जिसमें संबंध अच्छा बन जाए वही सर्वश्रेष्ठ है ना? यहाँ मैंने सीखा है तो मैं कोशिश करूँगी लाइफ में। समाज वही है कि अगर हम परिवार में जीना सीख जाएँगे अच्छे से तो परिवार में जीना सीख जाएँगे तो हम समाज में भी जीना सीख जाएँगे। अगर परिवार अच्छे से रहना सीख जाएगा, संस्कार में आना सीख जाएँगे तो समाज, परिवार से ही समाज बन रहा है ना, तो समाज भी हमारा अच्छे से ही मतलब हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। प्रकृति से भी हम सोचते नहीं है प्रकृति के बारे में कि मतलब लोग घर बनाने के चक्कर में पेड़ों को काट रहे हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ ही रहेंगे। और भविष्य की यही योजना है कि मैं एक आध बार और शिविर करूँ, है ना? अपने ज़िंदगी में अनुसरण करूँ और पहले यही सोचते थे कि जैसे हमारे बच्चे आएँगे तो हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ा के पैसा वाला बनाएँगे करके। लेकिन अब मेरे मन में यही उद्देश्य है कि मैं अपने बच्चे को भले कम पैसा वाला बनाऊँगी लेकिन एक संस्कारवान बनाऊँगी। जी, थैंक यू। आप सभी को नमस्ते। जीवन विद्या में आने से पहले लगभग काफ़ी सारे विचारकों को मैं सुना और समाज में जो अभी प्रचलित हैं उनको सुनने के बाद ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बातें तो बढ़िया हो रही है ना? और जो प्रश्न मेरे पास है उन प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है, लेकिन इन प्रश्नों के साथ जीना नहीं हो पा रहा है। तो एक तो अंतर्विरोध से भरा हुआ था मैं जीवन विद्या में आने से पहले। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि ये जो दुनिया है, सभी लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद मरते हैं और पैदा होने और मरने के बीच में वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब ये वो अपने शरीर चलाने के लिए कर रहे हैं, परिवार चलाने के लिए कुछ कर रहे हैं। इस बीच में मैं देखता था कि न तो मैं खुश हूँ, न मेरे परिवार के लोग खुश हैं, न समाज के कोई व्यक्ति खुश है। तो मुझे मतलब इस संसार न जीने लायक नहीं लग रहा था। तो चूँकि परिवार के साथ लोग साथ हैं, तो इसीलिए इस दुनिया से क्विट करना भी मुश्किल लग रहा था। तो वो जो ज़िंदगी थी ना, काफ़ी घुटन और तनाव भरी ज़िंदगी रही मेरी। तो और सॉल्यूशन मैं ढूँढ ही रहा था कि कुछ ऐसा मिले और मेरे लिए चमत्कार हो गया कि जीवन विद्या के रूप में ये प्रस्ताव मिला। और उस प्रस्ताव के बाद जो समझ में आया कि जो कमी है वो एक तो हमारे भीतर खुद की है और हम दुनिया से अपेक्षा कर रहे हैं कि दुनिया ऐसी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से दुनिया बदल जाए, जो हो नहीं सकती। तो ये समझ में आया कि जो परिवर्तन जो होना है वो मेरे भीतर ही पहले होगा, लेकिन उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि परिवार में भी जीना होता है तो परिवार में भी एक अभी तक ये समझ में आया कि हम विचारों को ही जीते हैं, विचारों के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो विचार
एक मंच पर कैसे आ जाए। तो ये जीवन विद्या से बेहतर मंच मुझे लगा नहीं कि जहाँ पर हमारे विचार एक हो सकते हैं और वो सही की दिशा में एक हो सकते हैं। तो यही प्रयास रहा कि परिवार के लोग धीरे-धीरे साथ में चलें, साथ में जुड़े। तो एक मुझे अच्छा लग रहा है कि परिवार के लोग आ रहे हैं और साथ में उनकी स्वीकृतियाँ भी बन रही हैं कि हम लोग साथ लेकर के एक विचार के साथ परिवार में उत्सवपूर्वक जी सकें और हम अपनी भागीदारी, ये जो पूरी सृष्टि है वो अपने आप में एक व्यवस्था है और हर छोटी इकाई बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो रही है। तो वैसे ही मैं हूँ, मेरा परिवार है, तो हम अपने आप को व्यवस्थित करते हुए, अपने आप को सुखी करते हुए समाज में और प्रकृति में अपनी व्यवस्था और भागीदारी को कैसे निश्चित कर पाएँ, इसी दिशा में मैं सोच रहा हूँ। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनीता साहू है, मैं इनकी श्रीमती हूँ। इसे जीवन विद्या से जुड़ने से पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परिवार में भी बहुत अच्छे से जीना नहीं हो रहा था और पति पत्नी संबंध भी बहुत खुशहाली जैसे लग नहीं रहा था। पहला परिचय शिविर किए तो एक दिन के लिए लाई गई थी कि एक दिन सुनना है फिर चले जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ का जो वातावरण है उससे इतनी प्रभावित हुई और यहाँ जो चल रहा था उससे भी प्रभावित हुई। तो फिर मन बना कि चलो 7 दिन सुना जाए। सुनने के बाद सारी चीज सुन ही रहे थे, लेकिन जब परिवार में आके परिवार व्यवस्था समझना, भैया बताना, दिमाग पूरा विस्फोट हो गया कि मूल्यों में जीना नहीं हो रहा था। उस दिन मूल्य और उपयोगिता बताए पहले ही शिविर में, मतलब पहला ही शिविर था और परिवार व्यवस्था में मूल्य के साथ उपयोगिता बताए कि मेरी उपयोगिता और मेरा मूल्य मेरे परिवार में किस तरह से है, मैं और उसको किस ढंग से सोचती हूँ। मतलब पूरा यही समझ में आया कि सारा सोचने या विचार दृष्टिकोण का ही है। हम सृष्टि जैसी है उसको वैसी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने को अपने परिवार में बहुत अवमूल्यन करके चल रही थी और इससे जीना नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हम दोनों ने इस परिचय शिविर किया तो संबंध बहुत अच्छे हो गए और वो खुशहाली दिखती भी है। उसके बाद परिवार में जब ये कहना चालू किए, बोलना चालू किए, तो दूसरों से प्रभावित, तो कहते हैं ना, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना कैसे अपनी आवश्यकता को पहचान सके, ऐसी योग्यता आ जाए तो फिर परिवार में अच्छे से जीना हो जाता है। तो से पहले बहुत ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन अब जैसे एक आदमी की कमाई आदमी है बोलते हैं, वैसे ही आज जब परिवार एक बार संबंध में स्वीकृति के भाव से चलना है या छोटी कम से कम एक विचारधारा में चले ऐसा बोलते हैं, तो बच्चे एकदम रेडी हो जाते हैं। तो इससे एकदम मन प्रसन्नता से भर जाता है कि बच्चों में अभी संबंध प्रति स्वीकृति तो है, भले सूचना के रूप में अभी कैसे जीना है परिवार व्यवस्था में वो अभी आई ना हो, जो पहले हमें भी नहीं आई थी, लेकिन बड़ा खुशहाली लगता है कि सब अब एक साथ चलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मेरी परिवार की खुशहाली दिख रही है। और पहले मैं खुश नहीं थी, तो मेरी जिंदगी का प्रॉफिट मेरा खुश होना है, यही समझ में आया और मैं अच्छी मानव बन सकूं और इस व्यवस्था में अपनी भागीदारी दे सकूं, इसी पर अभी गति बन रही है। और आगे अध्ययन का दोनों पति पत्नी मेरे लिए रुके हुए हैं कि मैं अकेले अध्ययन करना चाह रहे थे काफी समय से, लेकिन चंद्रशेखर भैया बार बार कहते हैं कि नहीं, पति पत्नी कीजिए तो अध्ययन अच्छे से हो पाएगा और खुशहाली आएगी। तो मेरा अध्ययन के लिए मन बन गया है, तो अध्ययन करने का आगे विचार है, इस जीवन विद्या को और कैसे समझे और कैसे इसमें जीना और अच्छे से हो सके, इसके लिए बस इतना भैया। और हर्ष भैया और राकेश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने एक अनुभव किया कि जब हम एक शिविर कराने के लिए हमने 15 दिन मतलब नींद चैन को त्याग के 15 दिन लगे रहे एक दिन का जन संवाद कराने के लिए सोम भैया का। तो सच में ये निष्ठा ऐसे ही नहीं आती है, हम तो एक दिन में उसके बाद जो तृप्ति मिली उसको नहीं बता पाती हूँ, लेकिन सच में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच भैया।
सभी को नमस्ते। मैं रूपाली। हम मेरा फर्स्ट टाइम दिसंबर 2024 में यहाँ आना हुआ था सुरेंद्र पाल भैया के शिविर में। तो पहली बार आई तो ऐसा लगा खुद से लेकर के पूरे अस्तित्व के बारे में समझ गई हूँ। अब एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया जीना हो जाएगा करके, है ना। तो उसके बाद जब घर में गई तो कुछ टाइम तक तो ठीक ठाक था, 8-15 दिन। उसके बाद फिर ये शुरू हुआ कि जैसे पहले थी वैसा ही बन गई फिर से। तो भैया मेरे जो भाव है ना, मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इस बार मतलब जितने बार आई हर चीज को देखने का एक नया ही एंगल मिला। इस बार मतलब मैं मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है फैमिली में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे लोग मेरे विरोधी हैं, लेकिन मेरे को समझ में आया कि कमी मुझ में ही है। परिवार में मेरा जीना तभी हो पाएगा जब मेरा पहले खुद के साथ जीना हो पाएगा। ठीक है। अध्ययन करने का मन तो जब पहली बार आई तब से ही बन गया था। तब से लेकर अब से ही सोच रही हूँ कि 6 महीने का अध्ययन तो एक बार करना ही है, लेकिन बस वही अनुकूलता बने, जब भी बने बिल्कुल आना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति, परिवार, समाज, अस्तित्व को तब पहले समझ पाऊंगी जब मेरे खुद के अंदर खुद के प्रति सम्मान, खुद के प्रति निर्विरोध का भाव आएगा। तो दूसरे पर काम करने से पहले मुझे लगता है कि मुझे खुद पर ही पहले काम करना है। ठीक है। हेलो, आप सबको जय श्री राम। सबसे पहले मैं संकेत भैया को और अपने बच्चे हर्ष बेटे को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैं 11 तारीख को आ गई थी, मैं फ़ोन किया तो इन्होंने ऊपर का कमरा मिला हम लोग को। हम लोग कुछ नहीं बोले, मगर संकेत भैया बोले नहीं आप नीचे रहो तो अच्छा रहेगा। उनके लिए इनको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबने कह दिया अपना अपना। मैं चाह रही थी जितना स्पेस यहाँ पर है, धीरे धीरे ये स्पेस इतना बढ़ जाए कि पूरा एक शहर बन जाए और एक खूबसूरत शहर बने। क्योंकि यहाँ के लोगों में जो हम लोग देखते हैं ना, शहर में दिखावा बहुत है, बातचीत में दिखावा, हर काम में दिखावा है ना। यहाँ दिखावा नहीं है, किसी अपनापन, यहाँ इतना अपनापन मिला कि मेरे मन में यही इच्छा है कि इतना बड़ा ये कैंपस बने, पूरा सब लोग आके जैसे जैसे जिसकी इच्छा हो
और आप लोग जमीन लेके सब यहाँ रहें, आसपास जहाँ भी जमीन मिलती है छोटा छोटा मकान लेकर, और इतना अच्छा एक खूबसूरत शहर मिले बने, लोग बोले कि ये जीवन विद्या वाला शहर। सब उससे इतने प्रभावित हुए कि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, जीवन विद्या छोटे का नाम हो। मेरा दिल से यही इच्छा है, होगा एक दिन, धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो मैं जाऊंगी, मैं भी बहुत लोगों को तैयार करूंगी कि इससे अच्छा शिविर कहीं मिलेगा नहीं। जिंदगी जिसको सुधारनी है, अपनापन जिसको सुधारना है, वो यहाँ के देखे, यहाँ सीखे क्या चीज़ है, यहाँ कैसे लोग हैं, कितना अपनापन है। यहाँ बिना एक दिन घर की याद नहीं आई। ये मैं घर के बिना रह नहीं सकती थी, बच्चों के बिना मैं कैसे रहूँगी, कैसे जीवन जीऊँगी। और सबसे पहले ना अग्रसेन भवन में जब हुआ शिविर, मैं सहेली बहुत बोली कि चलो तुम यहाँ आ जाओ, एक दिन देखो तो सही आके। मेरे को ना हमारा फार्म हाउस है, मुझे अपने फार्म हाउस से बहुत प्यार है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरी कौन जाएगा, उन्होंने कहा, नहीं गई। फिर रिमतारा में हुआ ना, तो छाया जैन बोली एक दिन आके देखो, तो मैं 4-5 दिन वहाँ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा बाप रे इतना शिविर अच्छा है ये, और मैं तो कभी भी इसको मिस नहीं करूँगी। फिर अभिभावक विद्यालय में 2 शिविर हुए वहाँ की, और स्मरण कर ली कि कहीं भी शिविर होगा मैं जरूर जाऊंगी। और मेरा जो मोह था अपने फार्म हाउस से बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल जी। एक दिन नहीं रहती थी वहाँ, सुबह कब हो ड्राइवर लेने आए और मैं वहाँ जाऊँ, और रात को आती थी। जितनी जल्दी गुस्सा होता था लड़का, मम्मी आप 5 बजे आया कर, अंधेरे में क्यों आते हो, मैं उसको कुछ बोलती नहीं थी, पर मेरा मन था ड्राइवर बोलती जितनी जैसे तुम आओगे उतनी अच्छा रहेगा। इतना लगाव, तो पूरा लगाव खत्म हो गया, पूरा लगाव मेरे को यहाँ के लोगों से, यहाँ से इतना प्रेम, इतना अच्छा इज्जत, सब कुछ मिला। और मैं एक दिन टेंशन में नहीं आई, एक दिन घर की याद नहीं आई, बस ये स्पेस एक शहर बन जाए बस, फिर लोगों को मालूम है धीरे धीरे हमारी दुनिया बन जाए, बस ये बोलना चाहूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। आप लोग सब एक से एक महान लोग बहुत अच्छा वर्णन करके गए हैं। करीब 10-15 साल पहले, मेरे ख्याल से 15, 16, 18 साल पहले मैंने सुना था कि अछोटी में एक संस्थान खुल रहा है और उसमें मानव मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी करके। तो मैं स्वयं 1 बार 2 बार घूम के गया, मगर केवल बाहर कक्षा में बैठने का पहली बार यहाँ चांस मिला। अपने रायपुर में विमतारा हॉल शांति नगर में महानुभाव लोग सब अच्छे बताने के लिए आए थे, उनका शिविर मैं पूरा सुना, बहुत अच्छा लगा, मानव मूल्यों के बारे में मालूम पड़ा। परंतु यहाँ आने का जो सुख मिला है और आत्मीयता नजर आई है, मैं क्या सोचता था कि परिचय सम्मेलन मतलब, परिचय शिविर मतलब एक दूसरे लोगों से परिचय होगा। लोगों से परिचय तो स्वाभाविक है, मगर इस विषय का परिचय होगा, ये जो कोर्स है कोर्स से परिचय होगा, ये नहीं मालूम था। बाद में मालूम पड़ा परिचय तो कोर्स से होगा, बातों से होगा, जो जो मूल्य हैं उनसे होगा। ये तो स्वाभाविक से अपने आप, ये मेरे को, मैं सोचा खाली भैया जी से मुलाकात होगी, बहन जी से मुलाकात होगी, सर लोगों से मुलाकात होगी, इसी को परिचय समझता था मैं। वहाँ जो हम लोग किए थे वो सब यही बातें सुने थे, मगर टाइटल याद नहीं आया था, अभी याद आया। तो मैंने जो यहाँ पाया कि दूसरे को यदि हम ठीक करना चाहें तो वो हमारी एक गलत धारणा होगी। स्वयं को ठीक करें, ऐसा लगे उनको दूसरा अपने आप ठीक हो जाए। हमारा छोटा सा परिवार है, 1 लड़का है, 2 पोते हैं, बाकी चाचा मामा काका ताया, मैं हर एक का एक एक करके मन में अभी बैठे बैठे अध्ययन किया। कोई भी खराब नहीं है, सब एक से एक बढ़ के अच्छे स्वभाव के हैं, हमारा पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ भी मेरे को वही आत्मीयता मिली। 18-20 साल से 20 साल करीब हो गए योगा सिखाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा आत्मीयता मिलती है। यदि कोई 1-2 आदमी खराब मिल जाते हैं, हमको बुरा भला बोल भी देते हैं, तो वो अपने को सोचना चाहिए कि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि वो समझदारी की कमी होगी, या हम में कोई कमी होगी, हमको वो समझ नहीं पाए होंगे, या हम उनको नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया।
और उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था, उसको बोझ के रूप में लेके नहीं चलना चाहिए, उस समय छोड़ देना चाहिए। समय के अनुसार अगले जो समय आता है वो अपने आप बदल देता है आदमी को। अब जो बातें यहाँ पर मेरे को समझ में आई उसको तो कई बार और शिविर में आना पड़ेगा तब समझ में आएगा, और पाठ्यक्रम को विधिवत एक एक टॉपिक समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मगर जो मैंने लिखा हूँ वो एक बार पढ़ देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए, परिवार का, भाई बहन का और समाज का और विश्व का जो संबंध है वो बनाने के लिए अपने को किस बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एक तो स्वभाव में सरलता होना चाहिए, जो हमने योग में भी पढ़ा है कि योग में जो सरल स्वभाव का है वही योग में सफल हो सकता है। क्योंकि योग किसने शुरू किया था? शंकर भगवान ने, जो पढ़ाई में पढ़े हम लोग, शंकर भगवान, भोले शंकर, तो भोला होना जरूरी है। तो पहली मैंने बात लिखी है सरलता, भोलापन। दूसरा मैंने लिखा है सौम्यता, स्वभाव में सौम्यता होना चाहिए, किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमने बोल दिया किसी को खराब लग जाए, मन क्रम वचन से किसी को दुख ना पहुंचे। उसके बाद प्रेम, उसके बाद सौहार्द, सौहार्द की भावना रहना चाहिए। क्योंकि बहुत समय भी ज़्यादा होते आ रहा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सम्मान, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। अपने को सम्मान तभी मिलता है जब दूसरे को सम्मान दो, और दूसरे को सम्मान देने से जो अपने को अंदर सुख मिलता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गौरव, दूसरों की उन्नति में जो गौरव दिखता है उसका आकलन करना चाहिए और उनको तारीफ करनी चाहिए। कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, कोई हमारे लिए कुछ करे तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। सौजन्यता, सज्जनता होना चाहिए, इसको सौजन्यता बोलते हैं, सज्जनता बोलते हैं, एक ही बात है। आप जानते हैं, जेंटलमैन होना चाहिए आदमी को। उसके बाद त्याग की भावना, यदि कोई किसी को अपने से कुछ अपेक्षा है उसके लिए अपन कुछ कर दें, अपना कुछ त्याग भी सह। गाड़ी में जाते हैं तो किसी को देखते हैं तो बोलते हैं जगह कम, भैया आप बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। ये त्याग की भावना होनी चाहिए, उतना अपन कर नहीं पाते मगर करना चाहिए, यही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसी प्रकार से धन के बारे में भी त्याग करना चाहिए। अनन्यता, अनन्यता मतलब दूसरों के साथ हिल मिल जाओ, समाहित हो जाओ दूसरे के उसमें, मतलब उनके साथ में हिल मिल जाओ और दूसरा हमारे साथ हिल मिल जाए। ये उदारता, उदारता की भावना होनी चाहिए, दया की भावना, सहजता होनी चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए, ममता होना चाहिए। ये सब यही सब मैं उसी को नोट करते गया हूँ। ममता की भावना, यदि जो को अपने से छोटा है उसके प्रति ममत्व होना चाहिए और वात्सल्य होना चाहिए। जैसा कोई छोटा है तो जैसा अपन अपने परिवार के, समाज के लोगों को अपन है, उसी प्रकार से जहां भी जाओ वहां छोटे को वात्सल्य देना चाहिए। विश्वास, निरंतर दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि जैसे दूसरा अपने पे विश्वास करता है कि भैया आप हमारे साथ कोई बुरा नहीं, भी यदि विश्वास करेंगे तभी उससे पूरी सही बात मिलेगी। संतुष्टि, मन में संतुष्टि होनी चाहिए, तृप्ति की भावना होनी चाहिए, जो कुछ मिल गया उसमें संतुष्ट होना चाहिए, तृप्ति होना चाहिए। और कोई भी बात उलझ जाए तो उसको सुलझाना चाहिए। जाते जाते रास्ते में कहीं एक्सीडेंट ही हो जाता है गाड़ी का, अपन अपनी गलती नहीं मानते, दूसरे को बोलने लग जाते हैं। हो सकता है कि अपन ने जब देखा कि ये रास्ता क्रॉस हो रहा है, चौरास्ता, थोड़ा धीरे नहीं किया, एकदम से निकल गया, दूसरा आ गया, तो दूसरे की गलती को अपन नहीं मानते, उलझाते हैं बात को और उलझाते हैं। धीरे से बोल दिए भैया आपकी हमारी दुश्मनी तो थी नहीं यार, गलती से हो गया भैया, मेरे से भी आपसे भी गलती से हो गया, बात खत्म हो जाती है। ये सुलझाने की भावना होनी चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए हर जगह। छोटे से छोटा सेवा का कार्य करने में आतुर रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है, किसी को ऐसी मतलब तकलीफ आ जाती है कि उसको उठा के धोना, साफ करना पड़ता है, तो अपन बोलते हैं ये तो छोटा काम है, हम नहीं कर पाएंगे, बुलाओ उसको, फलाना साफ करेगा। अब आना मुश्किल है तो खुद ऐसी भावना रहनी चाहिए कि छोटा से छोटा कार्य भी करने के लिए आदमी को आतुर रहना चाहिए। मितव्ययता, जो कुछ भी अपने पास है उसको किस प्रकार से खर्च करना है, हाँ उसको किस प्रकार से खर्च करना है इसका ध्यान रखते हुए मितव्ययी होना चाहिए।
ईश्वर परिधान, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और समझदारी होना चाहिए और अपेक्षा दूसरे से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा करने से यदि अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए अपने बच्चों से भी, दूसरों से भी, साथियों से भी उतनी अपेक्षा करो जितनी अपने को आवश्यकता है और जितनी वो पूरी कर सकें, जितने वो योग्य हैं। और मैं क्या बताऊं सर, बोलने के लिए तो मैं चाहता हूँ आधा घंटा 1 घंटा और बोलते रहूं, मगर मेरे मतलब समझदार नहीं हूं मैं, बेसमझ बिना समझे समझे बोलने का कोई फायदा नहीं है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम रागेश्वर है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मुझे शिविर से यह समझ में आया कि परिवार में पैसे से कृतज्ञता नहीं हो सकता है, मूल्य से ही होता है। और मूल्यों के बारे में समझ में आया, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम। और चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से समझ में आया कि जैसे तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये आपस में पूरक हैं, लेकिन जो ज्ञान अवस्था है वो इन तीनों अवस्थाओं से लेता तो है लेकिन उनको वापिस नहीं करता है, उल्टा उनको प्रदूषित करते जा रहा है। और विकसित चेतना, अविकसित चेतना के बारे में समझ में आया, जैसे विकसित चेतना में देव मानव, दिव्य मानव, मानव आते हैं और अविकसित चेतना में राक्षस मानव, पशु मानव आते हैं, जिनको सही गलत का पता नहीं रहता है, आस्थावश जीते रहते हैं। ये सब के बारे में मेरे को समझ में आया। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम है और ये मेरा चौथा शिविर है। अब पहला जब शिविर करी थी तो उस टाइम तो बहुत मतलब ज़रूरत ही था, मैं ऐसा कुछ ढूंढ ही रही थी तो इसलिए आई थी। तो उस टाइम भी शिविर करके गई तो ऐसा लगा कि हो गया, मतलब सारी चीज़ें समझ ली, अब हो जाएगा, मेरे भी आचरण में धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन घर जाने के बाद तो थोड़ा उल्टा भी हुआ कि थोड़ा-सा आचरण और वो हो गया था। तो घर वाले भी थोड़ा-सा बोलते थे कि कहाँ से आई है, मतलब कहीं बाबा-वाबा के या आश्रम में नहीं चली गई होगी। मेरी बड़ी बहन भी यहाँ 6 महीने का करी तो उसको भी यही बोलते थे कि उसको फँसा दिए हैं वहाँ। मतलब किसी बाबा के चक्कर में है, मोह माया को छुड़वा रहे हैं, इस टाइप का चल रहा था। तो इस विद्या से मेरे को पहले से ही जुड़ना था। अब मेरे आचरण में मैं नोटिस करी कि मेरा फिर से वही होता जा रहा है जैसे मैं पहले थी। तो मेरे को चाहिए था लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी। जब दूसरा शिविर करी, तीसरा शिविर करी तो ऐसा लगता था कि इसको तो मैं सुन चुकी हूँ, समझ में आ गया, लेकिन अगर उसको डीपली मैं सोचती थी तो लगता था कि ये मेरे लिए फिर से नया हो जा रहा है करके, मतलब हर बार वो नया लग जाता था। तो फिर अभी जैसे शिविर में मेरा बहुत सारा ध्यान गया बहुत सारी चीज़ों में। वैसे स्वयं के बारे में जैसे देखूँ तो मेरा शरीर और जीवन अलग है करके जैसे बताया गया, तो मैं सिर्फ़ शरीर का ही जो आवश्यकता था उसको ही पूरा कर रही थी। जीवन का तो लेकिन दूसरों से मेरे को चाहिए था, भले ही मैं दूसरे का सम्मान ना करूँ, दूसरे को प्रेम ना करूँ, लेकिन सामने वाले से प्रॉपर चाहिए था। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि मेरे को खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर मैं स्वयं में अगर मैं दूसरे को अपना मानूँगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाला मेरे को अपना ना माने। तो यहाँ पे ये समझ में आया और जैसे मान्यताओं को बताए कि मान्यताओं के बारे में बताए तो वहाँ पे मेरे को लगा कि हम जैसे देवी-देवता, ईश्वर, भगवान इस सब चीज़ों को अलग ही मान के चलते हैं। तो यहाँ मेरे को अभी अभी शिविर में मेरा क्लियर हुआ कि देवी-देवता तो जागृत मानव को बोल रहे हैं। मतलब जो मानव जागृत थे, जिनका समझ में था, समाधानित पूर्वक जीते थे वो, उनको बोला जा रहा है। तो हम किसी और को मान के हम मंदिरों में ज मैं खुद भी मैं बहुत कम मंदिर वग़ैरह या पूजा-पाठ थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि मतलब भगवान का मैं पूजा नहीं करूँगी तो
वो मेरे को थोड़ा श्राप दे देंगे या थोड़ा-सा मेरे को ध्यान नहीं देंगे। मतलब जो भक्त जैसे लाइन में खड़े रहते हैं, तो उनके साइड ज़्यादा ध्यान देंगे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं देंगे। तो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में ऐसे मैं भी भगवान जी मैं हूँ, ऐसे करके थोड़ा उनको बताती रहती थी, उतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन जब मैं भगवान से माँगती थी तो मेरे को पैसा चाहिए या गाड़ी चाहिए या बड़ा घर मेरा हमेशा से था कि मैं एकदम समाज जो हमारा बाहर का जो वातावरण है उससे मैं एकदम ही प्रभावित थी। तो मेरे को पैसे के पीछे मैं इतना भागी हूँ, मतलब जिसका कोई हद नहीं है और मैं अपने आचरण को इतना बिगाड़ते गई हूँ। मतलब घर में भी मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा जीना नहीं हो पा रहा था, परिवार के साथ किसी के साथ नहीं, सिर्फ़ पैसे की वजह से। मेरे को लगता था कि मैं पैसा कमा लूँगी तो सब तो मेरा फिर सम्मान तो करेंगे ही कि पैसा तो आ गया है तो रहेगा, थोड़ा-सा बड़ा आदमी समझेंगे करके। लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने आप को और उनके सामने अपने आचरण को मतलब वो करके ना थोड़ा-सा और अपने आप को गिरा रही थी। तो वहाँ पे मेरे को ये थोड़ा लगा कि मेरे को अपने आप में थोड़ा समझना है बोल के और वहाँ पे मेरी मान्यताएँ अब चेंज हो गई कि अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो यही सब माँग के आ जाते हैं, लेकिन जागृत मानव है अगर समझ माँगे, अपने जागृति में उनको सहायता माँगेंगे तो वो देंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि सच में मानव कितने सालों से मतलब भ्रम में है कि भगवान के पास बलि चढ़ा रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। भगवान से इतना डरे हुए हैं, देवी-देवता को अलग मानते हुए। मैं देवी-देवता को पहले अलग मानती थी, अभी मेरा क्लियर है कि वो जागृत मानव ही हैं। अगर हम सही समझ माँगेंगे तो बिल्कुल सहायता करेंगे हमारा। तो मेरा स्वयं में तो ये चेंज आया और परिवार का मैं ये सोचती थी कि अगर लड़ाई हो रहा है तो शांत रहो, थोड़ा माहौल उतना ख़राब नहीं करना है। तो ये थोड़ा पहले शिविर में ये हुआ था मेरा कि कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको रिप्लाई नहीं करना। कैसे जैसे कोई झापड़ मार दिया तो उसको ठीक है तुम मार दिए तुम, ये सोचती थी कि कोई बात नहीं झगड़े। फिर मेरे मन में तो वो भावना चल रही कि उसने मारा है तो मेरे को भी मारना है, बदला लेना है। तो वहाँ पे फिर मैं निर्विरोधिता का भाव मैं नहीं ला पाई अपने अंदर। तो वो भी कहीं न कहीं ठीक नहीं है, उसको फिर कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। तो परिवार में ये समझी कि निर्विरोधिता का भाव और अगर आएगा मेरे में, विश्वास के साथ मैं रहूँगी, तो मैं परिवार के साथ भी अच्छे से रह लूँगी। और समाज का है कि समाज को मैं पहले मतलब मानती ही नहीं थी कि वो हमारे लिए क्या करते हैं समाज हम मतलब वो कुछ तो करते हैं नहीं, बस पाबंदियाँ लगाते रहते हैं। अब मेरे को पता चला कि समाज में तो हम हैं ही, समाज हमसे अलग नहीं है, मतलब समाज को और अपने आप को जैसे अलग देखती थी, अब लग रहा है कि समाज में तो हम हैं ही। अगर इस शिक्षा को लाया जाए, शिक्षा की वजह से ही समाज की भी कोई गलती नहीं है, शिक्षा के वजह से ही समाज ऐसा हुआ है। तो अभी इस शिक्षा को अगर लाएँगे, तो समाज में भी परिवर्तन अपने आप में जैसे अगर मैं स्वयं में समाधानित होके रहूँगी, में कोई विरोध का भाव नहीं रहेगा, मेरे विचार अच्छे रहेंगे, अगर मैं विश्वास के साथ रहती हूँ, तो मेरे परिवार में भी ये चीज़ दिखेगा और परिवार में दिखेगा तो समाज में फिर इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम समाज को दोषी ठहराते हैं लेकिन वो समाज की गलती नहीं थी, वो भी नासमझी के कारण ही ऐसे कर रहे थे और प्रकृति में मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती प्रकृति का। मेरा जैसे बर्थडे आता है 5 जून को, उस दिन पर्यावरण दिवस रहता है। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे कि तू एक पेड़ लगाया कर हर साल और हमेशा मेरे को पूछते थे कि कितना पेड़ लगाई है बोल के, मैंने कभी नहीं लगाई हूँ, उल्टा और उखाड़ देती थी मैं। तो वहाँ मेरे को थोड़ा लगा कि ध्यान देना चाहिए प्रकृति में भी, ये जैसे अवस्थाओं के बारे में बताए कि 3 अवस्था तो अपने एक दूसरे के साथ पूरकता के साथ है, लेकिन जो मानव है वो सिर्फ ले रहा है, मतलब उसके अंदर देने की भावना। और मेरे को ऐसा लगता है कि मानव में देने की भावना नहीं है तो प्रकृति तो बहुत दूर हो जा रहा है। एक पहले मानव में एक दूसरे के साथ तो लेने देने की भावना आ जाए, फिर प्रकृति में आ जाएगा, ऐसा लगता है। और अस्तित्व का मैं पहले 3 शिविर तक अस्तित्व को नहीं समझी थी, मेरा अभी भी बहुत उसमें क्लियर नहीं हुई हूँ। लगता है कि अस्तित्व तो खुद में नियंत्रित है, लेकिन हम मानव ही हैं जो उसको मतलब व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं प्रकृति में, जिसके वजह से अस्तित्व में भी इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है, ऐसा लगा मेरे को। और भविष्य में तो मैं इस विद्या से जुड़ी रहूँगी क्योंकि मेरे में अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं, अपूर्णता है मेरे में। मेरी कमियों को दूर करने के लिए, मेरी समझ को बढ़ाने के लिए मैं इस विद्या से आगे का मेरा यही योजना रहेगा कि इस विद्या से मैं आगे जुड़ी ही रहूँ।
नमस्कार, मेरा नाम खिलेश्वरी साहू है। हम लक्ष्य हम लोग 10 भाई जी बहन जी लोग काम कर रहे हैं, बहन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने शिविर होते हैं वो भी अटेंड। तो जब मैं पहला शिविर अटेंड की थी तो बहुत सारी जिज्ञासाएं थी मेरी और उन्हीं जिज्ञासाओं के कारण मैंने लक्ष्य फेलोशिप ज्वाइन किया था। पर जब हम पठन कर रही हूँ अब मैं, और जितने बार हम शिविर करते, जितने बार परिचय शिविर करते, तो जो चीज़ें छूट जाती हैं, हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है संबोधन है, सुधार लेंगे, पर बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ऐसा लगता है मुझे। अभी हम जब पठन कर रहे थे तो उसमें कृतज्ञता और कृतघ्नता एक आया था। तो बहुत छोटी-सी चीज़ है कि हम माता-पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं, पर हम जब तक उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं कि हम बोलते हैं कि हम पिता के प्रति कृतज्ञ हैं, पर वो आपके व्यवहार में नहीं दिख रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो कृतज्ञता ही होती है। तो हम जब डेली लाइफ में माता-पिता से जब मैं बात करती थी और मतलब जब मैं बड़ी बहन हूँ, हम 3 बहनों हैं, तो जब छोटी बहनों के साथ मेरा व्यवहार रहता था, तो जो पहले का व्यवहार रहता था उसको मैं अब सोच पाती हूँ, जो जाँच पाती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, इसके वजह से तो नहीं बोल रही हूँ कि उनके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि कई बार हम बड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि हम उनका भला चाहते हैं, पर हम उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उनके नज़रिए से भी देख सकते हैं कि वो भी मतलब सुख ही चाहते हैं, वो भी अपना भला ही चाहते हैं, पर उनको वो चीज़ नहीं पता है। वो अपने तरीके से वो चीज़ करना चाहते हैं। तो मैं अब उनके साथ कैसे मतलब उनके साथ कैसे मैं उनका सहयोग कर पाऊँ, उनको कैसे अच्छी चीज़ें बता पाऊँ, अब मैं ये चाहती हूँ। तो ये मैंने देखा कि इतने सारे शिविर और अब भी अध्ययन जो कर रही हूँ उसके बाद, कि मैं अब फैमिली में वैसा जी सकती हूँ जैसा एक फैमिली को हम एक आइडियल मानते हैं कि मतलब मैं अपने परिवार में अपनी जो भूमिका है वो अब निभाने के पात्र के लिए मतलब हो सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं जितनी मेरे में जितनी बुराइयाँ थी, मैं अब सोचती हूँ कि उनमें एक-एक पॉइंट लूँ और उनको कैसे मैं ख़त्म कर सकूँ। जैसे हम भाषा बोलते हैं, तो मैं जब तक यहाँ रहती हूँ मेरी भाषा बहुत अच्छी होती है, पर परिवार में ऐसी भाषा यूज़ नहीं होती है। तो वैसी भाषा मेरे परिवार में ही लेके जाना, वो अपने में एक बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि आप जैसे माहौल में हो, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा है, आप सिंगल हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने माइन्यूट से काम करना चालू करूँगी, उतना ही अच्छा होगा मेरे फैमिली के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, बस। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम बेनू रमा साहू है। शिविर तो बहुत सारे हुए हैं और अभी 1 साल से हम लोग यहीं हैं, 1 साल नहीं 6, 7, 8 महीने से यहीं पर हैं, लक्ष्य फेलोशिप के रूप में, लक्ष्य फेलोज़ के रूप में। तो जब भी शिविर होता है तो कंटेंट के रूप में तो चीज़ें वही रहती हैं लगभग। डिलीवर करने का तरीका हो गया या हर बार ऐसा लगता है कि एक आध चीज़ है जो और उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो इस टाइम शासक और व्यवस्थापक में मेरा ध्यान गया, जो और ज़्यादा अच्छे से ध्यान गया उस पे कि कैसे हाँ, व्यवस्थापक होते-होते शासक बन जाते हैं ऐसे। तो ये एक शिविर का पार्ट है कंटेंट। और अगर मैं अपने आप में देखती हूँ तो मुझे शिविर में जो चल रहा है, जो कंटेंट चल रहा है, तो उसके अलावा मुझे और ये हमेशा से है कि किस तरह से वो दे रहे हैं, कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। पहले दूसरे शिविर तक के तो कंटेंट वही है, ये समझ आ गया था, लेकिन जो डिलीवर करने का तरीका है वो सबका अलग-अलग रहता है, हर प्रबोधक का। तो वो देखने को मिलता है, वो नया चीज़ देखने को मिलता है कि कैसे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से वो कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस से कनेक्ट करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपस में मैं देख पाती हूँ कि ये इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर लोगों को व्यस्त रखे हुए हैं, मतलब किस तरह से वो चीज़ें दिखती हैं। फिर स्वयं में अगर बोले तो मैं भी वैसे देखते रहती हूँ कि मैं और ऐसा कैसे कर पाऊँगी ऐसे। तो एज़ अ टीचर भी कि चीज़ों को कैसे डिलीवर करने से और कितना ज़्यादा लोगों को समझ आता है, वो चीज़ ऑब्ज़र्व होते रहती है वहाँ पे। फिर शिविर का एक और फ़ायदा होता है कि हम जब
नॉर्मली बिना शिविर के रहते हैं, मतलब जब नहीं चलता रहता है तब हमारा व्यवहार और आचरण कैसा रहता है, और जब शिविर चलता रहता है तब हमारा व्यवहार और आचरण कैसा रहता है, वही सारी बातें होते रहती है। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा ठीक ठीक रहता है, फिर जब नहीं चलता रहता है तो फिर कुछ होता है तो ध्यान नहीं जा पाता है, फिर ध्यान आता है कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किए, ये वाला व्यवहार पक्ष में और काम करना चाहिए। ऐसे ना शिविर इसलिए करते रहो तो उन चीज़ों पे ध्यान जा पाता है कि हाँ, कि मैंने इस जगह पे गड़बड़ किया था तो अभी मैं इसको सुधार सकती हूँ करके। फिर अभी परिवार में बोले या समाज में बोले या फिर प्रकृति अस्तित्व में अगर जाते तो ये स्वयं से ही हो पाता है कि ये मुझे ये समझ में आता है कि मैं इनसे अलग नहीं हूँ, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे बाद फिर परिवार है, फिर समाज है, फिर प्रकृति है, और प्रकृति को मैं अब अलग तरीके से देख पाती हूँ। मुझे सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं दिखते प्रकृति में, मुझे वो जड़ चैतन्य के रूप में मतलब थोड़ा सा समझ में आता है कि ये व्यवस्था, चारों अवस्थाएं हैं, सब में कैसे व्यवस्था, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरे अंदर तो मैं वो चीज़ों को कंटिन्यूअसली जांचना हो पा रहा है, और कहाँ पे और ध्यान जा पाता है उन चीज़ों का मुझे एहसास होता है कि इस जगह पे ध्यान गया या इस जगह को मुझे और सुधारना चाहिए, मेरे इन संबंधों में मुझे और काम करने की आवश्यकता है। ऐसे और परिवार के लिए बोलूँ तो मुझे लगता है हमेशा से बाहर रहना हुआ है तो संवाद स्टार्ट करना ज़रूरी है फैमिली के बीच में। मतलब इतने दिनों में जैसे घर भी जाना होता है तो फिर कोई बुरा बोल रहे, मतलब किन्हीं का कुछ एक्शन हुआ तो उस पे लोगों ने बोला कि ये तो ऐसा किए वैसे किए, तो फिर मैं वहाँ पे बोल पाती हूँ कि इनके मूल में ये है, वो सोच ऐसा रहे हैं लेकिन वो बोल ऐसा पा रहे हैं, तो फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं तू उनके तरफ मतलब उनका साइड ले रही है, ऐसा नहीं है ऐसा करके। तो मेरा ध्यान जा पाता है कि मैं उनकी जो मूल चाहना है उसको देख पाती हूँ। मतलब अगर वो डांट के भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ कड़ाई से भी बोल रहे हैं, तो मैं देख पाती हूँ कि उनके पीछे की वो चाहना क्या है। तो परिवार में मुझे संवाद करने की, उनके साथ में बैठ करके टाइम देने की ऐसा मेरे को आवश्यकता लगता है, अभी स्टार्ट करना चाहिए करके। और मेरी जहाँ पे उपयोगिता है वो कर पाती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है, वो जहाँ पे मैं उपयोगी हो पाऊँ तो वो परिवार हो गया, समाज हो गया, इनमें ऐसे ही जुड़ता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से भैया लोग जैसे लास्ट में, हाँ शिविर में एक और चीज़ नया मिला मेरे को कि वो लास्ट में कंक्लूड हुआ, मतलब पूरे 7 दिन का शिविर माइंड मैप के रूप में भैया और मतलब हर्ष भैया और राकेश भैया कितने अच्छे से कंक्लूड कर पाए। तो वो चीज़ें ना मूल्यांकन के पहले आती ना तो दिखता है, कुछ छूट नहीं पाता है, मतलब एक माइंड मैप के जैसा कि ये इससे ऐसे कनेक्ट होता है, ये इससे ऐसे कनेक्ट होता है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख पाया। तो धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे इस जीवन विद्या से जुड़े विगत 8 महीने हो चुके हैं और यहाँ आना मेरा एक अचानक ही हुआ, एकदम कोई जानकारी नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। फिर हमारा पहला शिविर 5 दिन का था। इससे आने से पहले हमें पता नहीं था हम लोग जा कहाँ रहे हैं, केवल अच्छा पैसा मिल जाए, रूप मिल जाए, अच्छा बंगला हो, इसी के लिए हम लोग निरंतर जी रहे थे। उसमें जाने की इस जो साधन जिसके बारे में हम लोग जी रहे हैं, जिसके लिए हम लोग कुछ कर, उसके अलावा भी कुछ और है, तब जानकर बड़ा ही आश्चर्य लगी कि हम लोग जी कैसे रहे हैं। फिर इस प्रकार इस जीवन विद्या से परिचय हुआ और हमारी जो ललक है इस जीवन विद्या के प्रति वो काफ़ी बढ़ गया है। मुझे जाने के बाद मैं यही सोचता था कि चूँकि हम लोग फेलोशिप की वो ट्रेनिंग एक प्रकार का था, तो यही सोच रहा था कि इससे जुड़ना हो जाए। और इस बार हमारा 1 जुलाई को फिर हम लोग आ भी गए यहाँ। फिर हमने अध्ययन बिंदु पूरे विधिवत 7 दिन किया, जिसमें काफ़ी क्लैरिटी मिली कि जिसमें मैं क्या हूँ,
ये संसार क्या है और मुझे यहाँ आकर करना क्या है। ये जब केवल शब्द रूप में मिला था, व्यवहार रूप में कुछ भी नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे इसको हमने सुना था, समझा हुआ था, फिर धीरे धीरे यहाँ सुनते हैं वो अधिकतर करने में बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा वातावरण मिला कि यहीं पर रहना हुआ और काफ़ी जो हमारे समाज जो मान्यताएं रहती है उसको धीरे 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 दूर करते गए। अब जैसे सुन लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ें तो निश्चित रूप से हमें परिवार में बताने की मतलब एक लालसा रहती है कि हम अपने परिवार को कैसे दूं। लेकिन होता क्या है, जब हम इसको परिवार में बताने जाते हैं तो उल्टा और डांट खाने को मिलता है कि बोलता बहुत है लेकिन करना तो है नहीं। तो इससे भी हम लोग परेशानी होता था कि अब हम इसको परिवार में कैसे बताएं। तो फिर उसको जब बैठते थे शिविर में ऐसे आप ही के जैसे, तो प्रबोधक के सामने रखते थे कि ऐसा ऐसा मन में आ रहा है कि परिवार में रखते हैं तो मानते ही नहीं है, तो अब करे क्या। फिर परेशानी, फिर इस परेशानी को जो भैया जी लोग बताते थे तो आपको बताना तो है ही नहीं, वो किसे दिखेगा, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। इस तरह मतलब समझ आते गया और हम निश्चित निरंतर जो है विद्यालय में भागीदारी करते हुए हम अपने आप को जो परिवर्तित करते गए और अभी ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ पहले की अपेक्षा। दूसरा, मैं केवल पॉइंट पर ही रखूंगा बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन समय को भी ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा बात रखना चाहूँगा। दूसरा, स्वयं में अब कैसे जीना हो रहा है, अभी भी जीना में उतना आया तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वो स्वीकृति का भाव बन गया है कि कैसे जीना चाहिए और वो निरंतर आ ही रहे। अभी भी बीच बीच में हम जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग। ये मैं अपने एकदम व्यावहारिक रूप से देख पाता हूँ। तीसरा, प्रकृति के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जीवन विद्या से पहले प्रकृति तो होती है, लेकिन इससे मुझे क्या, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मुझे क्या, काट रहे तो काटने दो और कुछ हो रहा है तो होने दो। लेकिन अब समझ में आता है ये प्रकृति मेरे लिए ही है, प्रकृति से ही मैं हूँ और इसके बिना फिर तो कुछ कल्पना ही नहीं किया सकता। और मुझे ये भी दिखाई देता, यही कारण है कि हम निरंतर जो है प्रकृति का उन्मूलन कर ही रहे हैं लगातार, और आज का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से प्रकृति के प्रति भी एक संवेदनशील बन रहे हैं अब धीरे धीरे कि हम इसको कैसे रोका जा सकते हैं, है ना। फिर समाज के बारे में बोलूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि हम स्वयं व्यवस्थित होते हैं, अगर हम स्वयं व्यवस्थित होते हैं और जो मूल्य बताए गए हैं उसका हम यथावत अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो निश्चित ही अपना परिवार भी और समाज भी उसे देखकर ऑटोमेटिक वो माहौल बन जाता है। जैसे अब इस बार मुझे, पहले जब गया था शिविर करके तो अपने घर में ही मुझे अनजाना सा लग रहा था, क्योंकि जो भी शिविर में बताया जाता है वो भाव एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है। अब मैं ऐसा क्या व्यवहार करूं जिससे मुझे अपने परिवार को दुख ना लगे, ऐसा सोच सोच कर वो सब तो मेरे जुबान से निकलता ही नहीं था। तो अब क्या करा जाए, थोड़ा बच्चों से ही फिर वो भाव निकल रहा था। बच्चे के पास तो रह सकते हैं क्योंकि अपने पास बच्चे के साथ रहते ही हैं। तो धीरे धीरे दिखा और परिवार में भी वो स्वीकृति बनती गई। और इस बार बोला कि इस बार अब, पहले किसानी करते मेरे परिवार वाले तो उसमें इतना बिजी कि इधर ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन इस बार समय भी खाली था और एक ही बार बोला कि शिविर इस दिन है और हमें जाना है। इस बार कुछ रिएक्शन नहीं किया, सीधा बोले कि ठीक है हम लोग आ ही रहे हैं। तो इस तरह आए भी और सुनकर भी अच्छा लगा उन लोगों को। और अस्तित्व के बारे में बोलूँ तो अस्तित्व तो सह-अस्तित्व के रूप में है ही, हम ही अपने भाव में अभाव के कारण दुख होते रहते हैं। अस्तित्व में वो तो निरंतर विद्यमान है ही। और आगे की अगर मैं अपनी वो बताऊं, योजना बताऊं, तो एकदम श्योर है कि इस जीवन विद्या से मैं लगातार जुड़ा ही रहूँगा और जल्द से जल्द अध्ययन करके और इसमें अच्छा से अच्छा करना चाहूँगा। धन्यवाद। ताकि अपनी जो हम जिस ग्राम मूलक परिवार व्यवस्था की सोच रहे हैं वो साकार हो जाए और इसमें निरंतर काम करता रहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकेश्वरी नेताम और मैं कांकेर जिला से हूँ। मेरा 7 साल तक दुर्ग में रहना हुआ। कॉलेज के
पढ़ाई के लिए। उसके बाद फेलोशिप के लिए जो मैसेज के द्वारा यहाँ पर आए, तो वहाँ संकज ताऊ जी है वो सिविल ले रहे थे, तो वहीं से फेलोशिप ज्वाइन हुआ। तो ताऊ जी ने बहुत सारे ऐसे बातें बताई, प्रश्न किए, जिसके कारण हमें लगा कि हमें खुद सुधार होनी चाहिए। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको पहले पूरा करनी है, उसके बाद हम किसी और के बारे में देख सकते हैं। तो परिवार में भी व्यवस्था को सोच रहे थे, तो फिर परिवार में भी देखे तो सब का जो दिशा है, बात करना, एक दूसरे के साथ रहना, सबका अलग ही अलग। कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो कोई किसी बात से आवेश में आ जा रहा है। तो यही सोचे कि पहले अपने आप को सुधार लें, फिर घर में जो भी है, घर के जो संबंध बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने की दायित्व तो हमारी होगी। तो उस समय तो ऐसा लगा था कि हम जो बोल रहे हैं, पहला शिविर था तो मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। तो इस चक्कर में ऐसा होता था कि परिवार वालों से और मतभेद होने लगती थी। तो ये लगता था नहीं, ये तो और करने के बाद पता चलेगा। जब दूसरा शिविर हुआ तब पता चला कि नहीं, तो पहले तो अपने आप में जो विरोध की भावनाएं हैं उसको पहले कैसे देख पाएंगे, कैसे सुधार पाएंगे। तो ये जो लक्ष्य फेलोशिप है मेरे लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरे लिए अच्छा रहा, और मेरे को लगता है कि जितना भी समय दे रही हूँ उसमें बहुत कुछ सुधार कर पाई, लेकिन फिर भी कमियां नज़र आती है। जब मैं अपने बहन रहते हैं तो उनके साथ जब हम तालमेल बिठा रहता है कभी, लेकिन किसी का वैसे उसको भूल गया, नहीं कर रहा है, तो उनको बार बार या अगर वो शायद फिर से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको चिल्ला के बोलना या ऐसे जो टोन है वो वे जो है वो गलत जाता है। तो फिर इस पर जो चर्चा है, जैसे ताई जी पठन में बैठती है तो उसके सामने रखना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हमारी बात जो है बिगड़ जा रही है, बार बार हम अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ताई जी ने बताया कि पहले स्वयं पर ध्यान दो, सामने वाला उनको समझ आएगा तो वो ज़रूर करेगा, पहले आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना। जितनी भी सुधार की आवश्यकता है वो स्वयं पर होती है, जब आप समझते हैं तो तभी ठीक होती है। तो ये था। फिर यहाँ पर जो शिविर है उसमें तो बहुत सारा चीज़ें पता चली कि जैसे निर्विरोधिता, सामने वाले के प्रति निर्विरोधिता होनी चाहिए। जैसे स्वयं में हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, तो फिर वो चीज़ है कि हम सही हैं, लेकिन सामने वाले भी एक अपनी स्थिति में है, तो उसको भी सोचना है, समझना है। तो ये वो तीसरा शिविर है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा कि जैसे पुराने शिविर के दौरान जो पता चला रहता है वो भूलने जैसा होता है, तो फिर यहाँ आकर फिर से वो पता चला फिर कि उसको फिर अपने कार्य व्यवहार में पूरा अभ्यास में रखना है। निरंतर अभ्यास करने से वो ही हमारे अंदर जो है आचरण में आएगी। तो और जब स्वयं में व्यवस्था बनेगी तो परिवार में भी ज़रूर व्यवस्था बनेगी। जैसे परिवार में देखा जाए तो मेरा भी एक दायित्व है कि परिवार में सभी को जीवन विद्या परिचय शिविर के लिए सबको लाऊं, जिसमें से मैंने अपनी बहन जी को लाई थी। तो बहन जी को तो उतना ज़्यादा समझ आया होगा कि नहीं पता, लेकिन कुछ तो समझ आया, मेरे को लग रहा था कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आया कि मैंने उन्हें पूछा तो हाँ, इस समय अच्छा लगा, इस समय तो थोड़ा बोर लग रहा था ऐसे। तो कुछ-कुछ शब्द हैं जो भाषा है, साइंटिफिक भाषा जो है कि उनको नहीं पहुँची होगी क्योंकि वो जो है गाँव में जो भाषा बोलते जैसे छत्तीसगढ़ी हो गए, तो ज़्यादातर वही भाषा समझती है। तो ऐसा है। और जैसे प्रकृति में देखा जाए तो ये जो 4 अवस्था हैं, 4 अवस्था जो प्राण अवस्था, जीव अवस्था और पदार्थ अवस्था, ज्ञान अवस्था, तो तीनों जो अवस्था है वो एक दूसरे के प्रति पूरकता तो है, पर जैसे देखा जाए ज्ञानावस्था जो है सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर है, और लेकिन उनको कोई अपने तरह से सहयोग नहीं कर पा रहा है, जितना भी है उन पर ही निर्भर है। तो वो जो पूरकता वाली है बात, वो सब तक पहुँचे, ये सभी मानव तक पहुँचेगा तो ये लगता है कि सभी मानव उनके प्रति जो पूरकता का भाव है वो कर पाएँगे। और फिर है कि
अस्तित्व को देखते हैं तो अस्तित्व में 2 ही इकाई है, जैसे व्यापक इकाई है और एक व्यापक इकाई और चैतन्य जड़ इकाई वही। तो उसमें जैसे व्यापक जो है वो ईश्वर को ही बोला गया है और इधर चैतन्य इकाई में देखते हैं तो जड़ जैसे देख सकते हैं जिसको, जो कि परमाणु रूप में है, तो वो समझ आती है। और आगे का भविष्य का बात देखें तो फिर अध्ययन करना है और जो स्वयं में जितने भी सुधार हो सकती है उसको सुधारने की बहुत कोशिश करूँगी, प्रयास रहेगा निरंतर और संबंधों में जीने की ज़्यादा कोशिश करूँगी और अध्ययन का मन तो बना ही है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रखर सोनी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और पिछले 8-10 सालों से यहीं संस्थान में रहना हो रहा है फेलोशिप के तहत। तो इस जो ऐसे तो सॉरी 8-10 महीनों से तो परिचय शिविर तो मेरे बहुत सारे हो चुके हैं पहले भी और भी बहुत से कुछ शिविर वगैरह किया हुआ है और दर्शन में जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो इस बार के परिचय शिविर को लेके जो मतलब ये था कि लक्ष्य को लेके बहुत अच्छे से क्लैरिटी बनी मेरे अंदर कि मतलब हम जो भी काम करते हैं वो सुखी होने के अर्थ में करते हैं और अगर एक बार हमारा लक्ष्य तय हो जाता है तो फिर उसके साथ में उसके पीछे मूल्यों के साथ निर्वाह करना और फिर साथ साथ वो जो रुचि मूलक आस्वादन है वो साथ में चलता ही रहता है। तो लक्ष्य को अगर अपन पकड़ के चलते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई। दूसरी, फिर हम सब भाई बहन सब साथ में रहते हैं मिलजुल करके, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो ही रहती। तो इसमें सामने वाले की कुछ अयोग्यताएं सामने कभी दिखाई पड़ती है तो उसमें लोगों को लेके कभी कभी विरोध की एक भावना आ जाती थी। तो इस बार के शिविर से स्पष्ट हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है सामने वाला आपको दुखी करना ही नहीं चाहता, उसके इंटेंशन को लेके कोई भी डाउट हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ये विश्वास जब मेरे अंदर पैदा होता है तब जाकर के मैं निर्विरोध हो पाता हूँ। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आई इस बार के शिविर में। और यदि प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में सब कुछ अगर देखें तो एक सूत्रता है ही, प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है, पूरकता के साथ ही बना हुआ है। तो जब मैं समझदार होता हूँ तब मैं भी अपनी भागीदारी कर पाता हूँ और प्रकृति में भी एक व्यवस्था बना पाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को हासिल करनी है वो ये है कि मैं कैसे समझदार हो जाऊँ और फिर उसके साथ साथ पूरकता में अपनी भागीदारी कर पाऊँ। ये चीज़ मुझे समझ में आई। और परिवार को लेके ये रहता था पहले कि मुझे संबंधों की ठीक पहचान नहीं रहती थी पहले परिवार में लेकर के। तो जब संबंध की पहचान ठीक तरीके से नहीं होती है तो फिर हम भागने की कोशिश करते हैं हर चीज़ों से। ये भागने वाली जो प्रवृत्ति रहती है वो ही दुख का कारण बनती है। तो जब संबंध की पहचान होती है व्यवस्था के अर्थ में, तब जाके फिर मैं मूल्यों के साथ निर्वाह कर पाता हूँ। तो इस तरह से परिवार को लेके, सब प्रकृति को लेके और अपने आप को लेकर के जो क्लैरिटी बनी है उसके लिए बहुत ही थैंकफुल रहूँगा रविकांत भैया जी का मैं, और बाकी जितने भी भैया जो इसमें सपोर्ट किया। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और किसका बच्चा? अच्छा, किसने भेजा है? सुनाइए सुनाइए। मैं बजा बैठो। ऐसा, अब मैं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करूंगा। मूल्यांकन का मूल्यांकन कौन सी दीदी है? आप सभी दीदी जी, भैया जी, सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो थैंक यू उनको जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि चलो यहाँ पे चलो, कुछ तो अच्छा होता है यहाँ पे। वहाँ की अच्छाइयों को जिन्होंने मुझे बताया, मेरी सहेली है अनीता साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद वो ऋण कभी चुका ही ना पाऊँ उस चीज का जिसमें मैं जीना चाह रही थी। उसमें जीने की, कैसे जीना है, कहाँ से शुरुआत होनी है, जो मैं सीखी वो उन्हीं के कारण सीखी कि यहाँ से मिल सकता है मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की मुझको बहुत याद आ रही है। सच कहूँ तो जो भाव मैंने अपने घर में नहीं पाया, अपने परिवार में नहीं पाया, माँ बाप में नहीं पाया, भाई बहन में नहीं पाया, वो भाव मैं वहां जीते हुए पहले दिन ही महसूस की
तो लग नहीं रहा था कि क्या ये सही में होता है, सच में पॉसिबल है। यकीन भी नहीं हो रहा था अपने आप में भी। रात भर इसलिए विचार आ रहे थे कि क्या सच में ये सही है या कहीं झूठ तो नहीं है, ऐसी काल्पनिक तो लगती नहीं है। वहां जो प्यार मिलता है, सबके अंदर जो भाव है, वो सबको समझ में आती है कि नेचुरल है, कोई दिखावटी नहीं है उसमें। वो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं हर किसी के लिए दिखा ही नहीं सकती वो भाव। गजब, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। उनको धन्यवाद बोल दीजिएगा हम लोग की ओर से, सबकी तरफ से। तो ठीक है, आप सभी का मूल्यांकन बहुत उत्साहवर्धक रहा और हम लोग ऐसा बोलते हैं, अगर कुछ आंसू आ गए तो ये श्रद्धेय बाबा जी ने एक बात कही, बेटा, आंसू मानवता का गहना है। अगर हम मानव हैं और हमारी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं तो इसे ये गहना है, आभूषण है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि भाव व्यक्त होने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें हम भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द तो हैं, लेकिन कभी कभी शब्द भी अधूरे और कम पड़ जाते हैं, तो आंसू जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, और ऐसा आज हमने देखा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो शिविर होगा यहाँ पे 3 से 6 मई को एक शिविर है बच्चों के साथ में, तो वो आ सकते हैं आप लोग। दूसरा 17 से 23 मई को शिविर है, और तीसरा शिविर 6 जून से 13 जून को है। तो इन तीनों में आप लोग आएंगे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपन भोजन के लिए चल सकते हैं। और कोई है? पीछे तो कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप को सही मानती थी कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला तो गलत है क्योंकि वो दिखावा कर रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया करती थी। और आज जब एहसास हुआ तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, बस आंसू आ रहे हैं। मैंने अभी 3 दिन का सेशन पूरा किया है, मेरा अभी ऑनलाइन चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। मैंने जितना भी सीखा तो मैंने अपने वर्कशॉप में अप्लाई किया। तो जिस परेशानी में मैं बहुत परेशान थी, वो कोई परेशानी तो थी ही नहीं, वो बस मेरा अहंकार था, मेरा स्वभाव था। मैंने तो बस मान बैठा था कि मैं ही सही हूँ। जो मेरे प्रभारी हैं, मेरे बॉस हैं, उनसे तो मेरी बातचीत ही बंद थी। मुझे जो बोलना रहता था मैं उनको व्हाट्सएप कर देती या ग्रुप में व्हाट्सएप करती, और उनको जो बोलना रहता था वो व्हाट्सएप करते। पर अभी शिविर से आने के बाद मैंने अपनी बातों को बिना गुस्सा किए बहुत ही सरल और सहज भाव से व्यक्त कर पाई, और उन्होंने भी उसी भाव से उनको ग्रहण किया और समाधान भी हुआ। मुझे तो लगता है कि 7 दिन बहुत कम है, अपने आप को समझने में तो कई साल लग जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी भविष्य में मैं अपने घर परिवार, जन समुदाय और पूरी मेरी आसपास की जितने भी जहाँ मैं रहूं, जहाँ मैं काम करूं, सभी को मैं उनको जागृत करने में अपनी अहम भूमिका निभाऊं। मेरी बस अब यही इच्छा है, और सभी तक आप सभी की बातों को पहुंचाने में उतनी ही आप सभी की हेल्प करूं और मैं भी सहयोगी बनूं, इतनी ही इच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सच कहूं तो मुझे सच में बहुत याद आ रही है वहाँ सभी की। थैंक यू। गीतेश्वरी दीदी ना, तो गीतेश्वरी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको संदेश भेजा, अपना वॉइस नोट भेजा। हाँ, गणेश्वरी, अच्छा गणेश्वरी दीदी कहाँ, काकेर में नर्स है। अच्छा, आप तो 3 दिन के लिए आई थी वो ना, याद आ गया, राइट। तो ठीक है, अब ध्यान आ गया, उनको जाना पड़ गया था ना असल में, बीच में कुछ अर्जेंसी आई तो जाना पड़ा। ठीक है।
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, भोजन तैयार है और हम लोग फिर से मिलते हैं, अति शीघ्र मुलाकात होगी। आप सबको सुना बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत ही बढ़िया आपकी प्रस्तुति, भैया की बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग आते रहिए, भाटापारा से आते रहिए। भाटापारा मेरा पुराना गांव है, पुराना रिश्ता है, कभी चर्चा करूंगा उस पर। तो बहुत अच्छा लगा सभी को सुनकर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन तैयार है, चलिए।